आपका पेन रुका वहाँ आपका करियर रुक गया। बिल्कुल। और पेन रुकने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिखते जाएं, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रीलिम्स की मैं बोलूँगा टेस्ट सीरीज़ आप फिर भी अवॉइड कर लें, आप बच जाओगे। मेंस की टेस्ट सीरीज़ आप अवॉइड करोगे, आप नहीं बचोगे। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने वो बताया उस दिन कि मैं पानी अगर नीचे फेंक दूँ तो वो पूरा फैल जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास ग्लास है और मैं ग्लास में पानी डालता हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है ताहिर रफ़ी सर, जो एक केएस ऑफिसर भी हैं, तो उसके बाद ये फैकल्टी भी रहे हैं, पहले टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा के भी आए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि जो सर से भी पढ़ते थे, वो इनकी खासियत एक ये भी है कि जब इनकी क्लास होती थी संडे को, जब ये फैकल्टी थे तो 7-7 घंटे कंटिन्यूसली इनके अंदर की क्लास चलती थी विदाउट ब्रेक, तो कोई बोर नहीं होता था। तो जिनको जानते हैं उन्होंने तो वैसे कर करके कि सर का इंटरव्यू चाहिए, सर की एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो सर आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सोहेल, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द चैनल। एंड ठीक है, जो हेल्प हो सकती है हम करेंगे। और इतनी ज़्यादा वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही हैं तो हमने कहा चलो सारी मिथ ख़त्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिथ ज़रूरी है, बहुत मिथ ख़त्म करते हैं तो क्लियर कट बात करते हैं कि क्या चाहिए। बिल्कुल। एक तो जब नया सिलेक्शन होती है, हाँ। जब वो इंटरव्यू आते हैं तो मुझे लगता है वो एक जर्नी के लिए वो इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ। तब बंदा कुछ भी बोल सकता है बात ठीक है। हम तो बेसिकली आपको ग्राउंड की बात बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस उसी के लिए सर मैंने आपको ग्राउंड पे क्या करना है, कैसे करना है, क्या कर सकते हो, कहाँ गलतियाँ होती हैं। जी सर, कहाँ गलतियाँ बचानी है। तो हम कोशिश करेंगे कि होपफुली ये वाली वीडियो में आपको हर चीज़ बता दी जाए ताकि हमें दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल ना पड़े। बिल्कुल वही सर, वही इरादा लेके आए हम। प्री और मैथ्स दोनों की बात करेंगे, जो मतलब जो भी फ्रेशर भी जो तैयारी करना चाहते हैं उनको भी अब वो चाहते हैं कि हम पता नहीं क्या पढ़ के हम जाएँ, या फिर डायरेक्ट कोचिंग पे जाएँ, या फिर हम इसको स्टार्ट कैसे करें। वो कहते हैं कि कोई नहीं, वही हिस्ट्री वही पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम 3 साल से, लेकिन प्री नहीं निकल रहा हमसे। हमें मतलब इसकी कुछ स्पेसिफिक तैयारी के लिए कुछ एक टारगेट रखना पड़ेगा। उसके लिए तो आपकी बहुत हेल्प रहेगी अगर आप इस वीडियो में सब चीज़ें बता देते हैं। पहली बात तो आपने जो टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए, आज A to Z कवर करेंगे। बिल्कुल सर, ताकि कुछ भी ना छूटे। प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट आप मुझे बताते जाना। जी सर, हम उसको डीमिस्टिफाई करते रहेंगे। ठीक है तो डीमिस्टिफाई हो जाएगा तो आपका सबका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेज प्रीलिम्स की है। अब प्रीलिम्स के लिए जो कुछ का तो चलो क्वालिफाई कर रहे हैं, अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 3-4 साल से क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो आप उनके लिए क्या सजेशन दोगे कि बेस्ट वे बताओगे जिससे प्री क्वालिफाई होगा? प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई होगा, इसमें मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सारी आपकी मेहनत है, बट ऐसा है नहीं। प्रीलिम्स में खासकर मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। केएस का प्रीलिम्स आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत कम बच्चों से। जो आप नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, तो 10 लाख फॉर्म लगते हैं। केएस का फॉर्म जो है तकरीबन आप लगाइए 20,000 या 30,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से भी सीरियस लोग कम ही हैं। तो केएस में आप बट मिनिमम करके आगे पास हो जाते हो। जी सर, ठीक है। हम यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात करते हैं। जी सर, थोड़ा मुश्किल भी है और कहते हैं कंट्री का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है टफेस्ट। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए मैं बोलूँगा इसमें किस्मत का भी आपका अच्छा खासा रोल रहता है। लेकिन हम किस्मत को थोड़ा सा सुलझाएंगे कि आपकी किस्मत कहाँ आपके काम है। आपकी किस्मत को आप खुद भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वो आप कैसे बनाओगे वो हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की प्रॉब्लम ये है कि आपने सबने सेम ही चीज़ें पढ़ी होती हैं। ये सर, उसके बाद आपका ये निचोड़ निकालना 100 सवालों में पता लगता है कि आप एग्ज़ाम की लिस्ट में हो या तो आप लिस्ट से बाहर हो। और खुदा ना खास्ता पहला पेपर पास हो भी गया तो आजकल सीसेट थोड़ा पेचीदा सा डालना शुरू हो गए हैं। तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि आगे से जितना पेचीदा पहले आता था उतना पेचीदा शायद फ्यूचर में ना भी है। तो उसके रीज़न्स क्या हैं वो धीरे धीरे मैं इंटरव्यू में आगे बताऊँगा आपको। लेकिन मकसद ये है कि आप पहले पढ़ लीजिए जो आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज निकाल लें इसको, सब्जेक्ट वाइज तोड़ेंगे तो थोड़ी ज़्यादा बेहतरी होगी। ठीक। पहले मैं बताऊंगा सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियां क्या करते हैं। सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। हमें सब कुछ क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट है पॉलिटी। पोल साइंस तो नहीं, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। अब जो इंडियन पॉलिटी आपकी कोर है, आप लगाओ हर साल कुछ नहीं करके आपके 40 नंबर का पेपर उसमें से आता है।
तो आप ये मान के चलें कि लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर न्यूज़पेपर को मिला के आपके 40 नंबर वहाँ से आने ही चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके वहाँ 40 के 38 आ रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हो। तो फिर आप ये मत कहना कि मेरी किस्मत ख़राब थी, बिल्कुल आपकी तैयारी में कमी थी। तैयारी में क्योंकि ये पॉलिटी है, आपको पता सवाल क्या आना है। चलो मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ गया जो किसी को नहीं आता, वो चलिए कट कर दीजिए। लेकिन जो बच्चा प्रीलिम्स निकालता है उसके पॉलिटी के मोस्टली सवाल सही होते हैं, मोस्टली 99%। जी। पहला सब्जेक्ट आ गया पॉलिटी। क्वालिटी। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको बोलूँगा इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी। अगर आप पिछले 2-3 साल का पैटर्न एनालाइज करोगे, ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड सवाल 4-5 आ रहे हैं। वो आपको तैयार होने चाहिए। वो तैयार कैसे होंगे? जब आपने पूरे साल मैप की तैयारी की है। मैप की तरीके। मैं आपको अचानक बोल दूंगा उन 2 मुल्कों में क्या कन्फ्लिक्ट है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्या है, किस टेरिटरी के ऊपर कन्फ्लिक्ट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मैच द कॉलम वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रहा था जिसमें मैंने कहा इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड सवाल, वो आपको पूरे साल मैप की तैयारी करनी है। इन्वायरमेंट में आप क्या करेंगे? बड़ा पेचीदा सवाल है। अगर आपने इन्वायरमेंट वाले को डीमिस्टिफाई कर दिया तो आपका प्रीलिम्स होने के चांसेस 100% इंक्रीज हो गए। ठीक। इन्वायरमेंट में 20 से 25 सवाल आने हैं, वो आने क्योंकि वो यूपीएससी जब ये प्रीलिम्स का पेपर बना रहा है तो वो बना रहा है आईएफएस वाले बच्चों के लिए भी। ठीक। क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। थोड़ा। तो अगर आईएएस वाले बच्चा जिसको फॉरेस्ट नहीं देना, उसकी इन्वायरमेंट अच्छी है तो वो बहुत बेहतरीन कर पाएगा। अब करेंगे कहाँ से? सब आपको बोलेंगे शंकर की किताब पढ़ लीजिए सारे पढ़ते भी अच्छी बात है। इन्वायरमेंट में आपको एक बेसिक सेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है। बेसिक सेंस क्रिएट करना आसान नहीं है। बेसिक सेंस आप कैसे क्रिएट करेंगे? जो मेरा एनालिसिस है, अगर मैं देखूं तो डाउन टू अर्थ से 3 या 4 सवाल आए पिछले साल मैगजीन आती। हाँ। आप उसका जिस्ट पढ़ लीजिए, 1 साल का, 1.5 साल का। आपके आसपास कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लेंगे जो शायद आपने बचपन में डिस्कवरी चैनल पे देखे होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो कोर इन्वायरमेंट साइंस है ना, ईवीएस, यानी कि जिसमें आप बोलोगे आपके एक्ट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, सीओपीस हैं। उसके बाद जैसे ना टीक पे एक सवाल आया, उसमें फॉरेस्ट, वो 3 साल पुराना करंट अफेयर है, बट वो पूछा गया पिछले साल। बिल्कुल। तो अगर बच्चा ये कोशिश कर रहा है कि वो इसी साल के 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ेगा इन्वायरमेंट के लिए, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक। इन्वायरमेंट में बिल्डअप होता है टॉपिक्स का। बिल्डअप होता है। बिल्डअप कैसे होगा? आप पिछले 3 साल का करंट अफेयर एक बार देख लें, मतलब रटे मत, बस देख लें और देख लीजिए इसमें से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन इन्वायरमेंट में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक। इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी। मैं इतना बोलने के बाद भी शायद ये नहीं बता पा रहा हूँ कि आपको इन्वायरमेंट में करना क्या है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डाउन टू अर्थ आप कर लीजिए। ठीक। पिछले 1-1.5 साल की डाउन टू अर्थ में आप देख लीजिए इन्वायरमेंट रिलेटेड क्या क्या सवाल आ रहे हैं। आप बेसिक 11वीं-12वीं की जो किताबें वो भी पढ़ लीजिए। ठीक। वो जो कहते हैं बायोलॉजी के 4 चैप्टर, मतलब कोर तो आपको आना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीबीएसई की 3rd, 4th, 5th, 6th की किताबें भी आप साइंस पढ़ लो। ठीक। कोई मसला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बेचारे जो 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो ट्यूशनें देने शुरू कर देते हैं। ट्यूशन देते हैं ताकि अपना भी खर्चा निकलता रहे। तो उसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाए जिसमें आपकी बेसिक साइंस कवर हो जाए। बिल्कुल। ठीक। ताकि वो पीरियड भी आपको पैसा भी आए और आपका वक्त बर्बाद ना हो। ठीक है ना? ये कोशिश करेंगे कि 11वीं और 12वीं को फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वो ठीक है आपके लिए, बट अगर आपको साथ में तैयारी करनी है तो जो एनसीईआरटीज़ आप मिस कर देते हैं, खासकर नई वाली एनसीईआरटीज़ बहुत प्यारी हैं, उसको आप पढ़ें ताकि उससे आपको थोड़ी मदद हो जाए। करंट अफेयर पिछले 3 साल का, 1 साल का नहीं, 3 साल का। फिर भी बहुत सारे टॉपर्स आपको बोलेंगे कि मैंने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी थी। वो आपने इसलिए भी पढ़ ली क्योंकि आपका बाकी कंपोनेंट बहुत अच्छा था। ठीक। मेरा जो बच्चा 3-4 साल से निकाल ही नहीं पा रहा, उसको मैं कुछ नया बता रहा हूँ। वो ये करे तो शायद हो सकता है कुछ बेहतरीन हो जाए, क्योंकि कोर तो उसका स्ट्रांग हो गई। एक होगी ये बात। दूसरी बात ये है कि जब आपने ये कोर साइंस पढ़ ली, आपने इन्वायरमेंट पढ़ लिया, डाउन टू अर्थ पढ़ लिया, 3 साल का करंट अफेयर पढ़ लिया, सब कुछ आपने पढ़ लिया। आपने इकोनॉमी में आप चले जाओगे, आपने बजट पढ़ा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, रूटीन का करंट अफेयर पढ़ा, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, जो बाकी सब टॉपर्स ने आपको बताया वहाँ तक ठीक है। ठीक। हम आज थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं।
और बात हम जब करेंगे उसमें ये है कि जब आपने ये सारा पढ़ लिया तब आपको अक्सर बोला जाता है कि आपकी ये टेस्ट सीरीज़ करनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप पिछले 5, 6, 7, 8 साल के यूपीएससी के पेपर निकालें। यूपीएससी के पेपर निकालने के बाद आप ये कोशिश करें एनालाइज करने की कि कौन सा सवाल किस ढंग से पूछा है। ठीक। अब मैं आपको तुक्के सिखाने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम में तुक्के कैसे लगाने हैं। हर बंदा बोलेगा कि नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन शायद नॉलेज आपकी एक स्टेटमेंट में काम करे, शायद दूसरे में ना करे। उस टाइम पे जब आपको 30 से 35 सवाल आ रहे हैं, आपको तुक्के भी तो लगाने हैं। वो तुक्के, वो गैस वर्क आप कैसे करोगे, उसको कहते हैं कैलकुलेटेड गैसिंग वर्क। ठीक। कैलकुलेटेड गैसिंग वर्क कैसे होता है, जनरली आप यूपीएससी के एग्ज़ाम का अगर एक ट्रेंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पहली स्टेटमेंट दी है तो 10 में से 9 बार यूपीएससी वो स्टेटमेंट गलत देता है, ऑर्गेनाइजेशन गलत देता है। उसी के साथ में जो दूसरी सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, जो एक जनरल स्टेटमेंट है, वो सही दे रहा है। अब ये कोई मैं फैक्ट या वो चीज़ें नहीं बता रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार हमने भी जब ये एग्ज़ाम निकाला तो हम भी यही करते थे, क्योंकि हमें जब जितने सवाल आते थे उसके बाद आपको कट ऑफ में आने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए, तब आप करते हो रीज़नेबल गेसेस। ये गलत भी हो सकता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यही सही है, बट जब आपके पास कोई चारा नहीं है, आपके 70 नंबर ही बन रहे हैं, तो अगले 30 नंबर कहाँ से लाओगे? उसके लिए आपको 15 सवाल सही और करने हैं। वो आप ऐसे ही कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन आपका खुद से थोड़ी है। बिल्कुल। अक्सर बोला जाता है हमारा कंपटीशन हम खुद है, नहीं, यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपका कंपटीशन 10 लाख लोगों से है। चलिए 10 लाख रहने दीजिए, 1 लाख लोगों से तो है, बिल्कुल, जो बहुत मेहनत करता है। तो आखिर में आप बोलोगे कि नहीं सर मेरी एक स्टेटमेंट गलत होगी, जिसकी वजह से आपको फिर एक ट्रेंड फॉलो करना है। तो अगर आपको मैक्सिमम अटेम्पटेशन करनी है, मैंने ऐसे भी, मेरे फ्रेंड्स हैं आईएएस ऑफिसर्स जो कि बड़े हाईएस्ट रैंक से निकाला उन्होंने, 90 से प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं हमेशा, 90 से प्लस। अब 90 से प्लस अटैम्प्ट करने में ये ना, उनको पता है कि उनके तुक्के गलत भी होने हैं और उनको ये भी पता है कि कुछ उनके सही भी होने हैं, बट वो रीज़नेबल गेसेस करते हैं। ठीक। इन्वायरमेंट में कोई सवाल आ गए, आपको 4 उसमें ऑप्शंस दे दिए, जब हम कभी यूट्यूब पे लाइव करेंगे तो आपको वो सवाल भी जो है साथ में बताएंगे। ठीक, ज़रूर, पक्का। तो कि सपोज़ एक सवाल मुझे याद आता है एक पुराना, कि उसमें बोला कि ये इन्वायरमेंट में 4 कोई पॉइंट्स दिए और बोला कि ये पेस्टिसाइड्स हैं या ये हैं या वो हैं या वो हैं। हाँ, ऐसे जो भी एक ब्रॉडर थीम पे सवाल पूछा जाता है। अगर आपके ऑप्शन में ओशन है, मरीन बायोडाइवर्सिटी है, तो जनरली सही होने के चांसेस रहते हैं। ठीक। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप अगर आपको पसंद नहीं है, आप ये छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन आपके पास कोई चारा नहीं बचा, उस दिन आपको थोड़े थोड़े ये ट्रिक्स आने चाहिए। बिल्कुल। ये ट्रिक्स अगर आ जाएंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स पे, मतलब जिसको एलिमिनेशन बोला जाता है, आजकल एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल। मैं आपको ये ट्रिक्स पे अलग वीडियो कर दूंगा। ठीक, बिल्कुल, जब भी हमारे पास टाइम होगा इन फ्यूचर या प्रीलिम्स के आसपास। ठीक है, जरूर, पक्का। यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा, हम यूट्यूब लाइव कर देंगे। ठीक है। पेपर सामने निकालेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक। तो आप देखोगे कि इसमें भी 2 चीज़ें हैं। मैं जैसे आपको बताऊंगा, आपका शायद माइंड वो बन जाएगी ऐसा ही है, लेकिन ये 90% तक सही हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने सॉल्व किया तो मुझे भी ये लगता है कि ऐसा है, ये रियलिटी है। हाँ, तो बच्चे करते हैं विजन की टेस्ट सीरीज़ करते हैं। हाँ। इससे अपना माइंडसेट नहीं बनाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है सवाल पूछने का, अक्सर विजन में मुझे याद है हम भी करते थे, डी ऑप्शन 1, 2, 3 मोस्टली करेक्ट होता था। ठीक। यूपीएससी में सेम चीज़ हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती थी, करते थे, तो यूपीएससी में 30 या 40 नंबर आते हैं। फिर बिल्कुल, आपको ये कर लीजिए, ये भी अटेम्प्ट कीजिए नॉलेज के लिए, लेकिन जो पैटर्न पे ये सवाल पूछ रहे हैं यूपीएससी वैसे नहीं पूछती है। यूपीएससी, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, गरीब बच्चों का इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। यूपीएससी जो है एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पे बच्चा पूछ सकता है यूपीएससी को सवाल कि वो सोशलिस्ट है कि नहीं, वो शायद मना करे, लेकिन हाँ या ना का जवाब नहीं, मतलब फैक्चुअल नॉलेज में नहीं जाएंगे। दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बट इन जनरल जो मुझे आइडिया है कि हर गरीब बच्चे को लाइफ में स्टेटस अपना इंक्रीज़ करने के लिए
यूपीएससी जो है एक मौका देती है। देती है वो ज़रूर। इसीलिए देती है कि अगर आप अखबार से थॉरो हैं, न्यूज़पेपर आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आप अच्छा करोगे। बहुत सारे बच्चों ने न्यूज़पेपर पढ़े बिना भी एग्ज़ाम निकाला है, बट यकीन मानिए उनकी किस्मत है वो बहुत एक्सीलेंट है। एक नॉर्मल रूटीन बच्चे के लिए मैं बोलूँगा आप न्यूज़पेपर मत छोड़ें, क्योंकि आपकी बेसिक आंसर राइटिंग स्किल न्यूज़पेपर से आती है। इकोनॉमी आप पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी आप मत छोड़िए। आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल कम हो गए, शायद इस साल बढ़ जाएं। हो सकता है। एंशिएंट से सवाल बढ़ गए हैं, मिडिवल से सवाल बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनको भी तो बच्चे छांटने हैं ना। बिल्कुल। 1 लाख बच्चा अगर 100 के 100 नंबर ले आएगा तो कैसे छांटेंगे? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। सवाल कुछ मुश्किल आने ही हैं, 30 से 35 सवाल आसान आने ही हैं, 70 नंबर आपका आना ही है। हर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा 10 से 15 नंबर से प्रीलिम्स फेल करता है। बिल्कुल। वो 15 नंबर उसको ट्रिक्स से आते हैं, वो उसको प्रैक्टिस से आते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो IAS ऑफिसर हैं, कोलकाता में हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता। मैं 3 या 4 अटैम्प्ट में उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, 5वें अटैम्प्ट में हम एक बार बैठे थे तो उनके 140 नंबर आए हैं प्रीलिम्स में। अब वो IAS ऑफिसर हैं, तो उनसे भी जब मैं बात कर रहा था उन्होंने क्या चेंज किया, तो वो कह रहे थे कि वो जो इतने साल से सिर्फ नॉलेज पे ही बेस्ड थे, तो शायद वो एक गलती थी। प्रैक्टिस करके वो ट्रिक्स जो हैं पकड़ लेना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल 100%। वही आपको एक चेंज ला सकती है। सर एक चीज़ और, जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी के लिए प्रीलिम्स के लिए कहाँ से करनी और क्या करना है इकोनॉमी में? इकोनॉमी तो एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट लगता है। देखिए, मैं किसी टीचर को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट मृणाल सर से बेटर नहीं है कोई। मृणाल सर ने इतने साल फ्री में पढ़ाया। बिल्कुल। आज भी हर टॉपर को आप पूछ लीजिए, उसने एक बार मृणाल सर को ज़रूर देखा होगा। बिल्कुल। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड मैन। वो अच्छे टीचर तो हैं ही हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, पढ़ाते भी अच्छा है। उनके यूट्यूब के कोर्स आप देख लो, उनके अभी रिसेंट कोर्सेज आप देख लो, वो हर बात को आपको बहुत आराम से समझाएंगे। और जो मृणाल सर से एक बार इकोनॉमी जिसने पढ़ी है वो भूलता नहीं है। ठीक, वो एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल बोलेंगे, 4 किलो टमाटर, 3 किलो प्याज, ऐसे बताएंगे, आपको समझ आएगा। बिल्कुल। जब आपको समझ आएगा, वो रिसेंट टर्म्स भी आपके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। कमाल के टीचर। बिल्कुल। मैं आपको ये नहीं बोला कि इससे आप कल अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं। उनके जो फ्री कोर्सेज हैं आप उन्हीं से पढ़ें। ठीक। आराम से अवेलेबल हैं। ठीक। आप आराम से अवेलेबल हो जाएंगे आपको। आप उनसे एक बार पढ़ें इकोनॉमी, और एक बार इकोनॉमी थॉरो पढ़ लें। ठीक। फिर ये देखेंगे आपको मॉनेटरी पॉलिसी से एक सवाल आता है, फिस्कल पॉलिसी से सवाल आएगा, आपको कैपिटल मार्केट पे सवाल आएगा, बॉन्ड्स पे सवाल आएगा। हार्डली आपको एग्रीकल्चर पे सवाल आते हैं, वो मेंस के लिए। आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे हार्डली कोई सवाल आ रहे हैं। बट आपके रुपये का वैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी, GDP, इन पे आपको सवाल आते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करने। करंट की 2-4 टर्म्स होती हैं, कोई नया फंड आ गया, कुछ हो गया, इतने सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं। ठीक। सेबी के रिलेटेड क्या है, आपके पास और कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके, RBI क्या कर रही है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लें। आपका इकोनॉमी सबसे आसान सब्जेक्ट है। ठीक। प्रीलिम्स के लिए खासकर। ठीक। मेंस के लिए जब बात करेंगे तो हम डिफरेंट बात करेंगे, बट प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी सबसे आसान सब्जेक्ट है। आसान क्यों है? इकोनॉमी में बेसिक सवाल आते हैं। बेसिक सवाल का मतलब है, बोलेगा ये चीज़ कम हुई तो क्या बढ़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, आप टिक कर दोगे। ठीक। सपोज आपको ज्योग्राफी में सवाल है कि वो वाला कॉन्टिनेंट इससे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, ये फैक्चुअल सवाल है। क्या पता आपका रट्टा इतना अच्छा ना हो, आपको याद ना रहता हो, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में आपको बेसिक फैक्चुअल सवाल, फैक्चुअल मतलब कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। फैक्चुअल नहीं, सॉरी, कंसेप्चुअल सवाल आएंगे। आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप कर लोगे। इसीलिए इकोनॉमी को बड़ी तवज्जो दें, दिल से थोड़ा पास रखें इकोनॉमी को। डरे नहीं इकोनॉमी से, एक बार समझ आ गई तो हो जाएगा। हाँ, मसाला बॉन्ड की बात करते हैं, आपके पास वो वाला टैक्स है, ये वाला टैक्स है, ये कोई सिर्फ कंसेप्ट। इकोनॉमी, पॉलिटी, ये आपके दिल के करीब होने चाहिए। इसी से आपने पूरा मुल्क चलाना है। कल को आप IAS अफसर बनेंगे तो ऐसा सोचें कि IAS अफसर की मुल्क में क्या प्रॉब्लम चल रही है। वैसे सोच भी डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। तो इकोनॉमी में आप ये करें कि बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें। आप शंकर गणेश की किताब पढ़ लें। मैं बड़े बच्चे, वो रमेश सिंह की किताब है, वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, बहुत बड़ी किताब है। संजीव वर्मा की भी है। हाँ, संजीव वर्मा साहब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी किताब है हमारे पास अभी भी, तो वो भी बड़ी अच्छी किताब है। बट अपडेट नहीं हुई, अपडेट किया उन्होंने शायद रिसेंटली, किसी ऑथर ने उनको।
बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मृणाल सर हैं तो ठीक है, बहुत है। ठीक। मृणाल सर का बच्चे बोलते हैं 1000 पेज के नोट्स हैं, भाई वो 1000 पेज के नोट्स नहीं है, आप उसका जिस निकालोगे तो वो हार्डली 200-300 पेज में ख़त्म हो जाता खत्म हो जाता है सर। है, और उनको एक बार सुन लेंगे आप तो आपको भूलेगा नहीं। सही। उसी को रिवाइज़ करें। मृणाल सर आपको मेंस में काम आएंगे, प्री में काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे, फ्रीली अवेलेबल है। इकॉनमी में ज़्यादा भटकना ही नहीं है। कल को आप मार्केट में जाके रमेश सिंह खरीद लोगे, संजीव वर्मा खरीद लोगे, कोई और किताब खरीद लोगे, ठीक है ना, ठीक। वो आपको काम नहीं आएगी। ठीक सर, उसके बाद सी सेट पे चलते हैं। जो सी सेट काफ़ी बच्चों का फेल हो जाता है, हाँ तो अब जो कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, हाँ, तो आप उनको क्या बोलोगे, किस एरिया में उनको ज़्यादा फोकस करना सी सेट के लिए, ताकि सी सेट क्वालिफाई हो शायद जाए? पिछले साल का सीसेट थोड़ा सा मुश्किल आया था, हाँ, पिछले से पिछले जो भी एक 2023 में। हाँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि यकीनन ये बात ठीक है कि जो बच्चा बेचारा आर्ट से आता है उसको तकलीफ तो होती है। बिल्कुल। तो मैं भी एक्सपेक्ट ऐसा नहीं कर रहा था, बट चले, अब जो हुआ सो हुआ। सी सेट अटैम्प्ट करते टाइम हमेशा पहले अंग्रेज़ी करें, पहले तो इतना है, पैसेज पहले करें, ठीक 30 मिनट में ख़त्म कर लें। कभी मैथ पे मत जाएं, ठीक। मैथ करने में आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, पैसेज छूट जाएगा। पैसेज कर लीजिए सारे अटैम्प्ट। पैसेज में भी वही सिंपल सा पैटर्न आता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं होती, मिडिल पाथ जैसी स्टेटमेंट है वो सही होती है। फिर क्या कीजिए कि सी सेट क्योंकि अब पेचीदा हो रहा है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और प्रैक्टिस में आप क्या करोगे, आप रीजनिंग पे फोकस कर सकते हो। रीजनिंग पे आप फोकस करो। रीजनिंग के 3-4 चीज़ें जो हैं आप इम्पोर्टेंट रख लीजिए। मैथ की 3-4 चीज़ें आप इम्पोर्टेंट रख लीजिए। परसेंटेज हो गया आपके पास। रीजनिंग में तो खासकर 10 सवाल आने हैं। ठीक, बिल्कुल। देखो अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप रीजनिंग पे फोकस करो। रीजनिंग में ठीक, कि भाई इस वो ये वाला नंबर उसके पीछे आएगा, पीपल आर मूविंग इन अ बॉक्स, ब्लड रिलेशन पे आता है, घड़ी की सुई पे आ रहा है, ये सब ट्रिक्स के सवाल हैं। ठीक। अगर आप ये मत सोचें कि पेपर में जाएगा तो मुश्किल सवाल है। जब आपके पास ये, आप 1 घंटा भी दे दोगे ना इसको, एक टॉपिक को 1 घंटा भी दे दोगे, दिल्ली का नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक टॉपिक को 1 घंटा, हाँ, ठीक, पढ़ने के लिए, ट्रिक्स के लिए, ठीक। वो अगर आप 10 घंटे, अब मैं फिर से बोलूँगा कि अलग बच्चे की अलग एफिशिएंसी हो सकती है, शायद किसी को 4 घंटे लगे, 5 लगे, तो मेरी बात का बुरा ना माने। ठीक। आपकी मेहनत को मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो चलिए 5 घंटे लगे आपको एक टॉपिक पे, बट उसकी ट्रिक्स आप नोट कर लें, उस पर पिछले सालों के सवाल सॉल्व कर लें, 10-15 सवाल गूगल से कर लें। अगर आपके पास ट्रिक है ना, आपका टाइम बच जाएगा। वो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोग करते हो, फिर अगर सी सेट से रह जाओगे तो आपका दिल टूट जाएगा। क्योंकि अब ये एग्ज़ाम जो है वो डिप्रेशन का घर है। बिल्कुल होता है। पढ़ के आप एक टाइम के बाद उब जाओगे, भाई अब क्या पढ़ूँ। सही बात है। ठीक है, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का मतलब है कि अगर मैं आपको मृणाल बोल रहा हूँ तो वो फाइनल है, उतना ही पढ़ो। मैं आपको पॉलिटी बोल रहा हूँ तो लक्ष्मीकांत फाइनल है, और मत पढ़ो। मैं आपको डाउन टू अर्थ, मैंने एनवायरनमेंट के लिए आपको बता दिया, वो फाइनल है। भरोसा रखो, भरोसा करना पड़ेगा अपने पे, क्योंकि उसी को रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा कंटेंट से कोई पास नहीं हुआ आज तक। ठीक। अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए होता तो आप स्कॉलर बन जाएं, PhD कर लें। ठीक। यहाँ आपका काम नहीं है। सिविल सर्वेंट एक मेथोडिकल आदमी होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत काम करता है। ठीक। हम एक उभरती हुई कंट्री हैं, तो हमारा काम है वो, यही आपको वहाँ सिखाया जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज पे फोकस करें, मेहनत करें, टू द पॉइंट मेहनत करें, और रिपीट करते रहें। ठीक। डू द सेम स्टेप्स ओवर एंड ओवर अगेन, तभी आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। कहीं आपने बोर होके अगर ये कर दिया ना कि भाई पहले वाली किताब अब से नहीं हो रहा, दूसरी ऐड कर लूँगा, वो गलती हो गई। आपका 1 महीना वेस्ट हो गया लाइफ का। आपने जो पहली किताब पढ़ी उसमें 2-3 पेज वैल्यू ऐड कर दो, और कुछ नहीं है। ठीक। उसके बाद सर अभी जैसे 2 महीने हैं यूपीएससी प्री को, तो टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी इसमें? ये मैंने बता दिया आपको, टेस्ट सीरीज है इंपॉर्टेंट। मतलब कितने टेस्ट? स्टैटिक वाले जो टेस्ट हैं वो आप सारे कर लीजिए। ठीक। उससे क्या है कि बेसिक गलतियाँ आपकी निकल जाती हैं। ठीक। सॉल्व करके आप रिवाइज ही कर रहे हो। बिल्कुल। कर लो, 10 टेस्ट कर लो 2 महीने में, 8 कर लो, 8 बहुत है। ठीक। ये नहीं है कि 300 टेस्ट करोगे। 300 टेस्ट करोगे तो फिर आपको हॉस्पिटल में पाया जाएगा, वो तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पाए जाओगे आप। लेकिन 8 टेस्ट कर लो,
यूपीएससी के पुराने साल के पेपर कर लो, सारे वो JTP हाँ। को ठीक लेकिन ये नहीं है कि आपको आता ही कुछ नहीं और आप टेस्ट करे जा रहे हो, वो पढ़ लो पहले। पहले पढ़ के। हाँ, कई सारे बच्चे होते हैं अब जिनको एक आंसर सॉल्विंग चीज़ आ गई, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक, जनरली टेस्ट सीरीज़ क्यों की जाती है कि टाइम मैनेज हो जाएगा, टाइम में टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। जो फ्रिवलेस गलतियाँ आपकी होती हैं, कई बार मैंने बच्चों को देखा एग्ज़ाम से बाहर, सर 4 सवाल आते थे, आते आते गलत कर दी सर। वो इसलिए गलत कर दिए क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस नहीं की है। आप टेस्ट सीरीज़ में पहले दिन 4 सवाल गलत करोगे, दूसरे दिन 3 करोगे, करोगे। फिर 2 करोगे, 1-2 चलता है, 1-2 आप मेन एग्ज़ाम में भी गलत करोगे, तो बिल्कुल। उतना खुद को दे के चलो विंडो हो जाएगा। बट प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 8 टेस्ट बहुत। जी सर, आप करते हैं सर थोड़ी मैथ्स के बारे में बात। हाँ। मैथ्स की बात पहले सर, जो अभी केस मैथ्स लिखेंगे, हाँ, ठीक है, सबसे पहले उनको आप क्या रिकमेंड करो? अभी ऐसे भी एस्पिरेंट है जो मैथ्स के लिए जिनको मैथ्स का पता ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे करना है। अलग अलग टॉपर को तो सुन रहे हैं, लेकिन आपको एज अ फैकल्टी जब पहले थे, मतलब उसी एंगल से अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहोगे तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे पहले वो क्या करे ताकि वो 3 महीने में अपना मैथ्स निकाल सके एटलीस्ट? निकल जाता है। जी सर। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं निकलता, 3 महीने जो हैं वो मोर देन इनफ है, वो देना। मोर देन इनफ। 3 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ मोर देन इनफ है क्योंकि आपने ऑलरेडी तैयारी की होती है प्रीलिम्स के लिए। जी सर। तो प्रीलिम्स की जब आपने तैयारी की है तो अब आप क्या करेंगे कि अब आपको मेंस करना है। जी। मेंस को भी हम आज करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ताकि ख़त्म करें, खत्म करें बिल्कुल, ताकि इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ना रहे। बिल्कुल, तभी तो ऐसा आपको क्योंकि बुलाया। हमें भी बार बार मौका नहीं मिलता, बिल्कुल, टाइम नहीं टाइम मिलता, नहीं मिलता। तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चों के सवाल होंगे आपके पास वो भी लें ठीक, और सब्जेक्ट वाइज हम इसको ख़त्म ठीक, करें। बिल्कुल, ठीक है। ठीक। आप जब मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं वो हर स्टूडेंट से रिलेट कर सकता हूँ जिसने बेचारे ने स्ट्रगल भी किया है, जो अभी इस एग्ज़ाम में फंसा भी हुआ है। तो मैथ्स के जो फ्रेशर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो अभी जेकेएस का मैथ्स देने जा रहे हैं, जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है, जिनको मैथ्स के बारे में कुछ पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, एज अ फैकल्टी में अगर आप पढ़ाओगे उनको, अगर आपके पास वो पढ़ने आएंगे, पूछने आएंगे, तो आप उनको क्या बेस्ट रिकमेंड करोगे ताकि वो 3 महीने में अपना मैथ्स क्वालिफाई कर सके? ठीक है, पहली बार, या फिर सिलेबस कवर कर सके एटलीस्ट, जो पहली बार जाएंगे। नहीं, देखो अगर आपका प्री निकलता है ना तो आपके पास गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस है। अब आपका कंपटीशन गिने चुने 1700-1800 लोगों से, ठीक, अब आपका कंपटीशन उतने लोगों से थोड़ी है, नहीं है बिल्कुल। तो इसमें घबराना नहीं है। पहले बताऊंगा सिर्फ 3 महीने वाली तैयारी जो सिर्फ इन बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना लैपटॉप या फ़ोन खोल लेना, जी जैसे अभी मैंने खोल लिया, जी, और इसके बाद आपको सिलेबस निकाल लेना। ठीक, सपोज जैसे अभी मैंने सिलेबस निकाल लिया, ठीक, जैसे मैंने सिलेबस निकाला अपने सामने मेरे आ रहा है GS1 सिलेबस, तो GS1 मतलब GS पेपर 1। वन बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको करना है GS पेपर 1। वन करना है बिल्कुल। ठीक है। पेपर 1 में जब आपने सिलेबस की कॉपी निकाल दी तो आपको सिलेबस पहले पूरा याद होना चाहिए। ठीक, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको पता ही नहीं कौन से पेपर में क्या है तो कभी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। पेपर 1 सबसे मुश्किल है, सबसे लेंथी है, गंदी है। उसमें नंबर स्कोर करना सबसे मुश्किल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सपोज़ करो कि आज को मैं एग्ज़ाम देता हूँ और आप फ्रेशर बच्चे हो, ठीक, मैं 10 साल से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, 10 साल से मैं सोसाइटी पढ़ रहा हूँ, आपका चांस ही नहीं है कि आप मेरे साथ कम्पीट कर पाओगे। जितनी नॉलेज मुझे है स्टैटिक सब्जेक्ट की उतनी आपको नहीं है। नहीं हो ही नहीं सकती। अब कोई बच्चा इस पे चैलेंज भी ले लेता है, हमारा यूथ तो चैलेंज करता है कि नहीं मैं मुझे आता है, तो अच्छी बात है, बट मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली नहीं होता। इसीलिए इसमें स्कोरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं GS2 और 3 में स्कोरिंग करना ईजी है। क्यों? करंट अफेयर के सवाल आने हैं। मेरी 10 साल से मेमोरी जो है वो बिल्कुल स्टक हो चुकी है स्टैटिक पढ़ पढ़ के। आपकी जो मेमोरी है वो फ्रेश है, आपने एक ही बार पढ़ा है। 2 और 3 में आप करंट अफेयर आपका ताज़ा है, तो आप मेरे से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इसीलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ आपको स्कोर करना है और कहाँ पे आपको अपना रैंक जो है बचाना है। GS1 में चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज करेंगे, ठीक, एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। बिल्कुल। GS1 में सबसे पहले हम फोकस करेंगे हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हिस्ट्री में वी हैव टू फॉलो अ ट्रेंड। आपको थीम बेस्ड तैयारी करनी है। थीम बेस्ड तैयारी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। हिस्ट्री में सपोज़ आपको मैं बोल दूंगा, चलिए एक सवाल कि वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में,
अब वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए एक थीम है, यानी वुमेन के ऊपर आपको 250 वर्ड या 2-3 पेज के नोट्स होने चाहिए थे। उसमें आप ये कह सकते हो कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपकी मतलब आप चले सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जो है, जब उनका वो स्कूल है, आपके पास यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई है, आपके पास सरोजनी नायडू हैं, और भी बहुत सारी फीमेल हैं जिन्होंने काम किया है। तो आपको इन सब का एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। प्रीलिम्स में जैसे आपको हर एक सवाल के लिए हर चीज़ प्रॉपर पता होनी चाहिए ना, यहाँ वो ज़रूरी नहीं। क्या पता आपके पास एक सवाल में एक एग्जाम्पल हो, वो काफ़ी है। वहीं दूसरा बच्चा, उसके पास एक सवाल में 10 एग्जाम्पल है लेकिन दूसरे सवाल में कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो वो बाहर है और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वुमेन के ऊपर आपके पास ये पूरा 3 या 4 पेज के नोट्स हैं। जब आपके पास 3-4 पेज के नोट्स हैं तो आपने वुमेन रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा आप अटेम्प्ट कर पाओगे। वहीं आप एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाओ, मिडीवल में चले जाओ। एंशिएंट मिडीवल में आपको किंगडम स्पेसिफिक आना चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, मनी का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, आप मुझे बता दीजिए कि प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक में क्या डिफरेंस था। आप मुझे बता दें कि टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरह से बदला है। आप मुझे बता दीजिए कि म्यूज़िक में क्या एवोल्यूशन हुआ है। आप मुझे बता दें कि लैंग्वेज में क्या एवोल्यूशन हुआ है। आप मुझे बता दें कि गांधी के आने से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या चेंजेस हुए हैं। आप मुझे बता दें कि गांधी और टैगोर में क्या डिफरेंस है। आप मुझे बता दें कि गांधी और अंबेडकर में क्या डिफरेंस है। आप मुझे ये बता दें कि ट्राइबल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट ने क्या असर डाला इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। आप मुझे ये बता दें कि एक्सट्रीमिस्ट फ़िलॉसफी क्या थी, मॉडरेट फ़िलॉसफी क्या थी, उन दोनों में क्या फ़र्क था। आप मुझे ये भी बता दें कि किस तरह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेके 1947 तक हमारी आज़ादी कैसे हुई, और बरतानिया की साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्ट लाए, रूल लाए और क्या बदल दिया। सपोज़ कीजिए आपको ये सारी चीज़ें जब पता चल गई तो आपकी हिस्ट्री प्रिपेयर होगी। यही सवाल है, ठीक। इसके बाहर कुछ नहीं है। किसी भी टॉपिक को इंडिविजुअली मत पढ़ें, एक थीम प्रिपेयर करें। थीम प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये बता देगा कि सदर्न और नॉर्दर्न किंगडम्स में आगे कौन था, पोर्ट कहाँ थे, वहाँ से क्या। देखिए ना कितना आसान चीज़ है कि जहाँ पोर्ट होगा शिप्स होंगी, वहाँ से आपकी ट्रेड ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है। मैं कह रहा था नॉर्थ और साउथ में क्या डिफरेंस है, टेम्पल आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पाइसेस का, कल्चर का, वो सब आपको पता होना चाहिए। ये जब आपने किया उसके बाद आप देखें टॉपर कॉपीज़ निकालें विजन आईएएस से। टॉपर कॉपीज़ में आप देखें टॉपर ने सेम सवाल कैसे अटैम्प्ट किए। विजन की मेंस की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, वो भी फ्रीली अवेलेबल हो जाती है आजकल। आप वो डाउनलोड कर लें, उसके मॉडल आंसर देखें, लेकिन खासकर टॉपर ने कैसे लिखा है वैसे देखें। देखो वो 250 वर्ड में कैसे लिखता है, वो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में 250 वर्ड में कैसे लिख रहा है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के बारे में कैसे लिख रहा है, ज्योग्राफी के सवाल कैसे अटैम्प्ट कर रहा है। तो जैसे वो अटैम्प्ट कर रहा है आपको वैसे करना है। इसलिए नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसके तरीके से वो पास हुआ है। ठीक। एक और चीज़ बच्चे जहाँ गलती करते हैं कि वो अगर कोई टॉपर की कॉपी निकालते हैं, वो देखते हैं ये बहुत ही उसने खराब लिखा है, उसको फॉलो करते हैं। यकीन माने वो टॉपर की पहली कॉपी होगी, जब वो 8वें टेस्ट तक पहुँचता है उसने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया होता है। तो धीरे भाई 2-3 टॉपर का देख लें और देख लें कि उनके लास्ट टेस्ट 4th टेस्ट उन्होंने कैसा लिखा है। क्योंकि जब वो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th टेस्ट वो करते हैं, उस टाइम पे क्या है कि उस टाइम पे उनको एब्सोल्युटली पता लग गया होता है कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। ये बात हुई थी। उसके बाद आप आएंगे सोसाइटी पे। सोसाइटी में भी सेम है। सोसाइटी में आपको क्या करना है, आपके पास सोशलिज्म है, बेसिक फीचर्स ऑफ सोसाइटी है, कम्युनलिज्म है, ये सब थीम बेस्ड टॉपिक्स। इसमें आपके पास सोसाइटी में डायमेंशंस आपको डालनी है, क्योंकि हर बंदा आपको बता सकता है कि वुमेन के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, व्हाट इज़ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो चीज़ ठीक है, बट यू नीड डेटा एंड फैक्ट्स टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स। वो मतलब क्या है कि भाई फलानी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि अगर वुमेन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी तो देश की जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी। हमारे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कहता है,
फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कह रहा है, ये सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। अब किसी को लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा डेटा है, नहीं नहीं नहीं, आप इन 3-4 ऑर्गेनाइजेशन को देखें, इनके ऊपर 2-2 3-3 डेटा पॉइंट रख लें, ठीक, वो वाले डेटा पॉइंट जो आपके सिलेबस को रिलेट करते हैं। ठीक, और 3-4 कमेटीज़ भी, कम्युनलिज्म पे कोई एक कमेटी देख लीजिए, लैंग्वेज पे देख लीजिए, आप सोशलिज्म पे देख लीजिए, आप ऐसे 3-4 कमेटीज़ देख लीजिए जिन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी है। और कभी जब आपने बहुत अच्छा खाना बनाया उसके ऊपर आपने पुदीने के थोड़े पीसेस डाल देते हो, या बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक या द चेरी ऑन द केक, ये जो एग्जांपल्स हैं कमेटी है, वो आपकी चेरी है उस केक के ऊपर जो आप बनाते हो। ठीक, बेसिक आप पूरा पढ़ें, GS1 पूरा पढ़ें। GS1 पूरा पढ़ने के बाद एक टॉपिक पे तकरीबन 250 वर्ड का एक नोट्स बना लें, लेकिन अपने पास हर टॉपिक के लिए फैक्ट रखें, ठीक, डेटा रखें और एक कमेटी रखें। एक फैक्ट हर एक टॉपिक के लिए आपके पास होना चाहिए, यानी कुल मिला के आपके पास लास्ट में एक पेपर के लिए 2 से 3 पेज का डेटा है, ठीक, दूसरे पेपर के लिए आपके पास 2 से 3 पेज का डेटा है, तीसरे पेपर के लिए आपके पास 2 से 3 पेज का डेटा है। ये जब तीनों पेपर के लिए आपके पास रेडी होगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, मैं कह रहा था चेरी ऑन द केक, ये सब चीज़ें आपको नंबर दिलाती हैं। मेयर स्टेटमेंट विदाउट अ फैक्ट, मतलब विदाउट सब्सटेंशिएटिंग अ स्टेटमेंट, उसके आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आपने सोसाइटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी में मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में जब आप लिखोगे आपको उस चीज़ का मैप, अब मैप वैसा नहीं कि सिंपल आपने 4 नक्शे बना दिए, ना उसमें लोकेशन लिखी, ना उसमें कुछ, मैप में भी आपके पास प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि इस पॉइंट पे ये चीज़ है। ठीक, आप जब उसको डायग्राम को बनाओगे, एक डब्बे में रखोगे, नीचे लिखोगे कि ये वाला मैप क्या शो करता है। एग्ज़ामिनर अगर आप हो, आपको क्लियरली मुझे बताना है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। कभी ये मत सोचना कि आपने लिख दिया मुझे समझ आ गया। अगर आप क्लियरली नहीं बता पाए हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है पढ़ना आपको पूरा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन कर लो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये चीज़ें आपको काम आती हैं। थोड़ा बहुत इनको ऊपर से ब्रशअप कर लो ताकि 250-250 वर्ड, 150-150 वर्ड आप लिख पाओ, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत मुश्किल सवाल आएगा तो शायद हम ना कर पाएँ। मैं अगेन बता रहा हूँ कि हमारे पास 3 महीने वाली तैयारी बता रहा हूँ। हर एक मेंस के टॉपिक के ऊपर आपको 250 वर्ड के नोट्स होने चाहिए, एक डेटा, एक एग्जाम्पल, एक कमेटी होनी चाहिए। और उस कमेटी के ऊपर जब आप देखोगे, अल्टीमेटली आप ये देखोगे कि आप एक डेटा फैक्ट को दूसरे सवाल में यूज़ कर सकते हो, एक कमेटी को भी दूसरे सवाल में यूज़ कर सकते हो। मेंस निकालना प्रीलिम्स निकालने के मुताबिक बहुत आसान है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करके गए हो, आपका हमेशा मेंस निकलेगा। अगर आपकी रिटन तैयारी अच्छी नहीं है तो आप मेंस नहीं निकालोगे। जब तक मेंस नहीं निकालोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। प्रीलिम्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक, तो आपने क्या किया, ज्योग्राफी में मैप्स बनाए, ज्योग्राफी में करंट ऐड कर दीजिए, कहाँ पे कौन सा मिनरल मिला है। अब माइनिंग हो रही है, दुनिया मिनरल्स की लड़ाई पे चल रही है, हमें वहाँ, ये आपने देखा प्रीलिम्स में एक सवाल आया था कोबाल्ट के ऊपर, वो कोई गेस करना, लोग बोले कहाँ से आ गया। भाई दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मेंस। इसीलिए मैं बोलता हूँ जिस बच्चे का मेंस अच्छा उसका प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अच्छा। ये केएस वाले बच्चों को बोल रहा हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी अच्छी कर लोगे तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका प्रीलिम्स ऑलरेडी ठीक है। आप मेंस की तैयारी पूरी कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाएगा, मेरी गारंटी है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है। मेरा पहला अटैम्प्ट था, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ क्यों, क्योंकि मैंने मेंस की तैयारी नहीं की थी। फिर मैंने मेंस की तैयारी कर ली तो उसके बाद प्रीलिम्स रुकना मुश्किल हो गया। ठीक, तो उसका रुका नहीं कभी। हाँ, फिर प्रीलिम्स नहीं रुकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ सब्सटेंशिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा, हमारे पास सोसाइटी कवर हो गया, हमारे पास हिस्ट्री कवर हो गया, हमारे पास ज्योग्राफी कवर हो गया। सोर्सेज मैं बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दो शाह, अभी थोड़ा बता दो। सोर्सेज जो हैं वो है 12वीं की एनसीईआरटी है, जीसी लियोंग है, करंट अफेयर है ज्योग्राफी के लिए। ठीक, सोसाइटी के लिए सिर्फ करंट अफेयर है, ठीक, डेली जो पढ़ते हो वो है। और मैंने क्या कहा, हर एक टॉपिक पे डेटा फैक्ट कमेटी। ठीक, हिस्ट्री में ट्रेंड,
थीम वाइज स्टडी आपको करनी है। ठीक है। ये आपका कवर होगी। हम आते हैं GS2 की तरफ। GS2 में GS2 में पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। पॉलिटी अगर आपने प्रीलिम्स में अच्छी पढ़ी है तो बहुत बड़ी बात है। गवर्नेंस में केस स्टडी डालना बड़ा ज़रूरी है। गवर्नेंस होता क्या है? गवर्नेंस होता है आपके पास कोई कानून है, आपको उसको कैसे अप्लाई करना है। गवर्न किससे होती है कंट्री? आपने पढ़ा सुना होगा गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। गुड गवर्नेंस के कुछ पैरामीटर हैं। ऐसी अच्छी अच्छी एग्जाम्पल आपके पास होनी चाहिए। कौन से सिविल सर्वेंट ने अच्छी गवर्नेंस क्या है भाई? आपको पब्लिक सेफ्टी जो है या पब्लिक गारंटी एक्ट जो है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है और बेसिक एक्ट्स हैं। फूड सेफ्टी जो है आपके पास, फूड सिक्योरिटी का है। ये 3-4 एक्ट्स अगर आपके पास हैं, जब ये अच्छे ढंग से टाइम बाउंड मैनर में लोगों को डिलीवरी मिलती है, उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। ये आपका काम है। ठीक। तो गवर्नेंस का पेपर जब आप करोगे, क्योंकि अब मैं इतने सालों से नौकरी भी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि गुड गवर्नेंस होती क्या है। आप कहीं चले गए किसी ऑफिस में अपना काम करवाने, 10 दिन आपका काम नहीं हुआ, तो आप बोलोगे इट्स नॉट गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस मीन्स टाइमली, इफेक्टिव, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ योर सर्विसेज। दैट इज़ गुड गवर्नेंस। आप ऐसे ना न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते हो, आपको 10 से 20 एग्जाम्पल आ जाएंगे सिविल सर्वेंट की जिन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है। यानी अगर आपके पास कोई सिविल सर्वेंट है जिसने बहुत लंबी रोड बना दी, कोई सिविल सर्वेंट है जिसने पूरे गांव में इंटरनेट ले आया, पूरे गांव में उन्होंने ग्रीन एनर्जी प्रमोट कर दी, तो ये सब एग्जाम्पल्स है ना। डेली आप पढ़ते हो, आपको मज़ा आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक। आप बोलोगे यार आपने अचानक पढ़ा यार वहाँ पे सिविल सर्वेंट ने उस गांव में बच्चे पढ़ते नहीं थे, एक स्कूल खोल दिया, ऑनलाइन उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चों ने बहुत बेहतरीन कर दिया। ये आपकी एग्जांपल्स हैं जो गवर्नेंस में आपको हेल्प करेंगी। पॉलिटी में आपके एक्ट्स आएंगे, आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। गवर्नेंस कोर स्ट्रांग होना चाहिए। मैं सब कह रहा हूँ कि ये सब बातें तब आती हैं जब आपका कोर स्ट्रांग हो। कोर स्ट्रांग मतलब आपने ये किताबें अच्छे से पढ़ ली हैं, आपको बेसिक, ये भी थीम वाइज है। प्रेसिडेंट और गवर्नर में डिफरेंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का, पौंडीचेरी का, जम्मू का, JNK का क्या डिफरेंस है। आप देखें कि कितनी रियासतों में पहले बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाली बात होती थी, अभी हमारे यहाँ नहीं है। तो ये थीम बेस्ड टॉपिक आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए और पुराने साल के पेपर पता होने चाहिए। आप देखें पुराने साल के पेपर में 1 या 2 टॉपिक को इकट्ठे करके वो सॉल्व कर रहे हैं। 1 या 2 टॉपिक को इकट्ठे करने का मतलब है, अगेन आप पहली बार आप करोगे, आपसे नहीं होगा। आप एक टॉपर की कॉपी पे चले जाएं, उससे देख लें। टॉपर कॉपी मतलब कोई भी अच्छा स्टूडेंट, आप एक पेयर ग्रुप बनाएं, एक दूसरे से बात करें, बोलें यार कम्युनलिज्म पे तू 4 टॉपिक एग्जाम्पल ले आ, मैं ले आऊँगा सोशलिज्म पे। आप किसी सेकंड ARC ने क्या कहा है, गवर्नर के रोल पे क्या कहा है, वो क्या कहता है कि गवर्नर को किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए। गवर्नर क्या सेंटर का एजेंट है, क्या प्रेसिडेंट की पावर इनफ है, प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है या PM ज़्यादा है, क्या एक पर्सन की पर्सनैलिटी मैटर करती है। शायद आपके पास एक प्रेसिडेंट हो जो खुद को एनफोर्स करता हो, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वहीं आपके पास कुछ प्रेसिडेंट आएंगे जो कंपैरेटिवली आप बोलेंगे शायद उतना अपनी पोजीशन को एनफोर्स नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स होनी चाहिए कि किस तरह से जो पोस्ट पावरफुल हो जाती है बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। पॉलिटी के सवाल सॉल्व करने के लिए DPSP आपका सबसे बड़ा सोर्स है। अगर आपको ओपिनियन बेस्ड सवाल आते हैं ना, ओपिनियन बेस्ड सवाल, उसमें आपका ओपिनियन नहीं मांग रहा वो, आप नहीं हो इम्पॉर्टेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। DPSP क्या कहती है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, फंडामेंटल राइट क्या कहती है, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं चाहिए, लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, केसेस ही पढ़ते रहते हैं, हार्डली 1-2 केस आपका वो होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी है, DPSP ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है, फंडामेंटल ड्यूटी ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप पॉलिटी का सवाल अटैम्प्ट कर लोगे। कहीं पे भी अपना ओपिनियन नहीं देना है, जो DPSP बोलती है वो है। ठीक। अरे भाई अगर DPSP बोलती है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए स्टेट एंडेवर करे तो करे ना, जब सही आपके पास वक्त आएगा तब आप लगा लेना। DPSP आपको बोलती है कि आपको साइंटिफिक टेम्पर इंक्रीज़ करना है, आप उसको कोट करो, फ़लाने आर्टिकल में ये चीज़ बोली गई है। वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि एनिमल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। आप वो सारी पॉइंट्स को नोट करके आप लिखो ना पेपर में,
कुछ बाहर से थोड़ी है कि उसका पेन रुका, वहाँ आपका करियर रुक गया। बिल्कुल और पेन रुकने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिखते जाएं, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस आएगा। प्रीलिम्स की मैं बोलूँगा टेस्ट सीरीज़ आप फिर भी अवॉइड कर लें, आप बच जाओगे। मेंस की टेस्ट सीरीज़ आप अवॉइड करोगे, आप नहीं बचोगे। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने वो बताया उस दिन कि मैं पानी अगर नीचे फेंक दूँ तो वो पूरा फैल जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास ग्लास है और मैं ग्लास में पानी डालता हूँ, स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर रेडी है ना तो आप यकीन माने मेंस हमेशा निकलेगा। कम ज़्यादा आता हो वो अलग बात है। याद रखें 10 नंबर के सवाल में 7 पॉइंट, 15 नंबर के सवाल में 12 पॉइंट, 12 पॉइंट विद एग्जाम्पल एंड 12 डिफरेंट डायमेंशंस, 7 डिफरेंट डायमेंशंस विद एग्जाम्पल्स, डेटा एंड फैक्ट, विद अ गुड इंट्रोडक्शन जिसमें आपका फैक्ट या डेटा हो, कंक्लूजन जिसमें आपका कोई पॉजिटिव कंक्लूजन हो। मैं मान सकता हूँ कि हर एक पॉइंट पे आपके पास डेटा नहीं होगा। अगर है तो आप यूपीएससी टॉपर हो, अगर नहीं है तो भी आप लिस्ट में आ जाओगे। लेकिन ये कब आएगा? जो आपने प्रीलिम्स की तैयारी की थी उसमें जो डेटा फैक्ट कमेटी आपके पास थी, GS1 में आपने प्रिपेयर की, 2 में आप प्रिपेयर करोगे, आपने प्रीलिम्स में रेडी किए, वो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे आपने लिख ली, आप फिर मेरे से गारंटी लेके जाएं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपकी मेहनत लगेगी और ये तरीका लगेगा। भूल जाएं कि आपने जो पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप लिखोगे वो इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके लिखो, जो पढ़ते हो लिखो, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। पेन नहीं रुकना चाहिए। फैक्ट डेटा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सपोज़ करो हर एक टॉपिक में एक है ना, तो आप बोलोगे सर एक टॉपिक आया, आप बोल रहे हो 12 डायमेंशन लिखना है, तो अलग अलग जो एग्जाम्पल अलग अलग चीज़ में लिखी है ना, वो लिख लीजिए ना। 3 या 4 पेज के अपने पास नोट्स रखें। पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, रिपोर्ट्स पढ़नी है, सिविल सर्वेंट की एग्जाम्पल पढ़नी है, जो अच्छा काम आपके आसपास हो रहा है उसकी एग्जाम्पल चाहिए आपको और आपका काम निकल जाएगा। ठीक है। और क्या है हमारे पास GS2 में? GS2 में जो जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, हाँ ठीक है, तो जो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट आते हैं इसमें सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। 2-3 सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल है। GS3 में एक और चीज़ आती है, इंटरनल सिक्योरिटी। ये 2-3 सवाल आते हैं सोशल जस्टिस के। तो सोशल जस्टिस क्या है? हर इंडिया में होने वाली जो प्रॉब्लम है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, फैमिली हेल्थ सर्वे, चाइल्ड अब्यूज़ है, आपके पास चाइल्ड मैरिज है, फीमेल को आप बच्चियों को मार दिया जाता है, ये सब तो है। कमेटी रिपोर्ट फेट, ये आपको अच्छे से इसको लिखना है, क्योंकि ये आने वाले ही सवाल है ना। ये वो सवाल हैं जो आपको पता है पेपर में आने। प्रीलिम्स में तो है ना 100 सवाल हैं, पता नहीं कहाँ से डाल देंगे। मैंने बोला आपको तुक्के मारना भी सीखना है। मेंस में सब कुछ वहीं पे। सर झुका के मेहनत करनी है, लिखना है। सोशल जस्टिस हो गया, उसमें आप IR में तो आप, मैं कह रहा हूँ सबसे स्कोरिंग है। मैप याद रखें, करंट अफेयर रेडी रखें। कुछ बेसिक ना, कंट्रीज़ के पुराने रिश्ते कैसे थे उसके ऊपर हर कंट्री के पास आपके नोट्स होने चाहिए। इंडिया के बाकियों से क्या रिश्ते थे, ट्रेड में क्या है, उसके पास नोट्स होने चाहिए। सिर्फ करंट में बोलूँगा वो हेल्प कर देता है, लेकिन वो कोर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कोर क्या है? भारत और श्रीलंका में क्या रिलेशन है, सार्क था, ख़त्म हो गया। ब्रिक्स का आजकल कुछ पता नहीं चल रहा जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। तो ये चीज़ें जब बदल रही हैं तो आपको इसका रेलिवेंस क्या है, शायद इस पर सवाल आ जाए। बिल्कुल। ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, क्या इस बार जो वर्ल्ड वॉर होगा दैट्स अ ट्रेड वॉर। आपको बोलते हैं आप पे टैक्सेस लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये सब चीज़ें आप पढ़े, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाएं, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ एक सवाल है। ये नहीं हो कि आप पूरा दिन इस पर डिस्कस कर रहे हो। कई बार मैंने देखा बच्चे शाम को बैठ जाते हैं और टैक्सेस पे ही 3 घंटे डिस्कशन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर अ सिविल सर्वेंट, ये आपकी ज़िंदगी का एक टॉपिक है, एक सवाल है, उसको उतना ही टाइम देना है, हर एक टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझ। ठीक। GS3 में अगेन वी कम बैक टू मृणाल सर। आपने जब वो कोर स्ट्रॉन्ग किया ना, इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ें, एटलीस्ट जिस्ट पढ़ लें हर एक चैप्टर का। ठीक। बजट में आप थोड़ा बहुत देख लें। बजट भी हमें क्यों चाहिए? बजट इसलिए चाहिए कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसा नहीं, कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई है। ठीक। तो अगर मुझे आ गया सपोज शिपिंग पे क्वेश्चन, तो मैं बोलूँगा यार मैंने तो शिपिंग का कुछ पढ़ा ही नहीं। सागरमाला, भारतमाला, ये सब मेरे को पोर्ट्स पे सवाल आ गया, मैं बोलूँगा मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर यार मैंने पढ़ा है ना, अगर मैंने वो एक स्कीम पढ़ ली जो सरकार ने बजट में लाई है, तो वो मेरी एग्जाम्पल है ना, मैं उसी के पॉइंट्स लिख लूँगा।
इतना ज़्यादा मुझे थोड़ी स्ट्रगल करना है, मुझे बजट इसलिए यूज़ करना है ताकि जब मेरे पास कोई ऐसा सवाल आए मैं उसको यूज़ कर लूँ। जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा इकोनॉमी, तो वो आपसे पूछ ही नहीं रहा, ठीक वो आपसे डिफरेंट तरीके की इकोनॉमी पूछ रहा है। वहाँ पे वो आपको थीम बेस्ड क्या, वो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक जाके बोलेगा कि यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म आप तभी पढ़ोगे जब आपने इन डेप्थ पढ़ा हो, आपने न्यूज़पेपर थॉरो किया हो। ठीक इकोनॉमी आपकी निकलती है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से। फिर भी मैं बोलूँगा, फिर भी मैं विजन बोल रहा हूँ क्योंकि विजन काफ़ी चलता है। ऐसा नहीं आप किसी और भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, कुछ भी है। आप क्या करें कि आपने जब मेंस के जो टॉपिक है ना, एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 सवाल वो मत छोड़ो ना, पता है आने, पढ़ लो कौन सी स्कीम है। आप पढ़ते हो ना प्रीलिम्स के लिए, यार इतनी सारी स्कीमें पढ़ेंगे क्या काम आएंगी। सरकार की जो स्कीम आती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ, ठीक इन सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस मत करो। वेबसाइट पे जाओ, जो सरकार ने वेबसाइट पे स्कीम के बारे में लिखा है, 3 या 4 पॉइंट्स वहाँ से नोट करके अपने नोट्स बना लो। ठीक है। इकोनॉमी में खासकर सरकारी जो स्कीमें आती हैं, वो स्कीम आपको पता होनी चाहिए, उसके आपको पॉइंट्स होने चाहिए, नोट्स बने होने चाहिए। वही पॉइंट्स आप यूज़ करोगे अपने आंसर में। ठीक अगर यूज़ करोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। एक और चीज़ करें कि जब आप सवाल लिखते हैं, आप उसमें डायमेंशन ना छोड़ें। डायमेंशन में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, ठीक है, करंट कर दीजिए, स्पोर्ट्स कर दीजिए, वट एवर इट इज़, टेक्नोलॉजिकल जो भी होगा, जितनी डायमेंशन है वो आप लिखें। सरकारी स्कीमों को मैं अगेन बोल रहा हूँ, मत छोड़ें। अगर शिपिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्कीम है, सरकार ने हमारे पास सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम है, सरकार हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या कर रही है, रुपये की क्या वैल्यूएशन डिवैल्यूएशन क्या होती है, इससे क्या असर पड़ता है। एक और बात मैं बोलूँगा, मेंस इज़ द एनालिटिकल पार्ट। कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वही जो है आपको डिसाइड करता है। ठीक। तो वो सारी अपनी किताबें एक टाइम के लिए छोड़ दें, आपका बेसिक स्ट्रांग है, गुड इनफ। जब हम कभी यूट्यूब लाइव करेंगे तो मैं इंट्रोडक्शन लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, पक्का सर, ज़रूर। क्योंकि मेरे बोलना अलग है और सिखाना अलग है। मेरे आप बहुत सारे लोगों ने बोला होगा और आपने अच्छा लगा होगा और आप भूल गए होंगे, पर लिखना तो आपको खुद है ना। लिखा खुद है, बिल्कुल। जब तक आप मैदान में उतरोगे नहीं, जंग लड़ोगे नहीं, तो आपको क्या पता लगेगा कि जख्म होते कैसे हैं। बिल्कुल। सुनते रहते हैं वो वाला राजा जंग पे गया, उसने ये किया, तो ठीक है, अब खुद जब उतरेंगे तब पता चलेगा। खुद उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, जख्म लगेंगे, फिर मरहम लगेगा तो मज़ा आएगा। तो आप क्या कीजिए कि सरकारी स्कीमें रेडी कर दीजिए, फिर उसको अपने सवालों में अप्लाई करने की कोशिश करें। क्या पता एक ही सवाल में आपको 4-5 स्कीम्स अप्लाई कर दो कि वो वाली स्कीम में सरकार ये कर रही है, ये वाली स्कीम में ये कर रही है। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के लिए सवाल सरकार क्या कर रही है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए सरकार क्या कर रही है। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, रोज़मर्रा यूज़ हो रही हैं। ठीक है। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2-3 साल का इसको टच कर रहा है तो ये आपका प्रोबेबल सवाल है। मुझे आपसे देश की इकोनॉमी तो पूछनी है, बिल्कुल, और थोड़ी कुछ पूछ रहा है। इकोनॉमी के लिए आपकी स्कीम्स हैं, हर चीज़ में सरकार के लिए पैसा होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रही है, उससे क्या चेंज करने की कोशिश कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल, जो रेवेन्यू आपके पास रसीद हैं वो सरकार कहाँ से ला रही है, क्या सरकार इनफ पैसा जनरेट कर पा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है। 4-5 तो कोर सेक्टर्स हैं हमारे। बिजली में क्या हो रहा है, पानी में क्या हो रहा है, आपका कोयला कहाँ यूज़ हो रहा है, आपकी ईवी व्हीकल कहाँ आ रही है, आपका पोल्यूशन कहाँ हो रहा है, ये भी तो इकोनॉमी है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, शिपिंग में क्या हो रहा है, आपके रोबोटिक्स में क्या हो रहा है, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर यानी कि DPSP इंक्रीज़ करने के लिए सरकार ने कौन सी स्कीम लाई है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी में सरकार क्या बदल रही है, आपके फूड सेक्टर में सरकार क्या बदल रही है, फूड प्रोसेसिंग में सरकार क्या बदल रही है, आपकी GDP को इंक्रीज़ करने के लिए सरकार क्या कर रही है। कॉरपोरेट बहुत बड़ा एक हिस्सा है इस सरकार का या फिर इस देश का, इस मुल्क का, उस कॉरपोरेट की गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या कर रही है। यही तो है इकोनॉमी। यहाँ पे भी थीम बेस्ड तैयारी है। ये थीम बेस आपने तैयारी कर ली तो आपका काम हो गया। और भी आसपास घूम लेंगे, मेरे आसपास 4 दरख्त हैं। ये कौन सा टाइप ऑफ ट्री है, इसको लगाने के बाद हमारा एयर पोल्यूशन रुक जाएगा,
इनमें से कौन सा प्लांट है जिसकी कहीं जगह तस्करी हो रही है, इलीगल चीज़ें होती हैं, आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और इसके ऊपर एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। यू हैव टू राइट सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच इन द एग्जामिनेशन। मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी बोला, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में क्या कन्फ्लिक्ट है, आपको पता होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, हर बंदा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्या है, आपके पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, साइबर सिक्योरिटी का एक्ट है। ये इन एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में पता होगा तो आप सवाल अटेम्प्ट करोगे ना। बिल्कुल। आपके पास साइबर सिक्योरिटी पे सवाल आया तो आपको साइबर सिक्योरिटी एक्ट के बारे में लिखना है। आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग पे एक्ट सवाल आया, आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में लिखना है। करप्शन पे आया तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे लिखना है। आपके पास फूड प्रोसेसिंग पे आया तो आपको वो फूड पार्क्स के बारे में लिखना है। आपको गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में लिखना है कि सरकार किस तरह से सेविंग्स को अगर प्रमोट कर रही है तो उसके लिए क्या कर रही है। सरकार किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में, आजकल हमारे अकाउंट्स डीमैट अकाउंट खुल गए हैं, तो लोगों को किस तरह से इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बढ़ाती है। सरकार की कौन सी पॉलिटिकल स्कीम्स हैं जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है सरकार, मतलब इन्वेस्टमेंट की तरफ। हमारी इकोनॉमी सेविंग से किस तरह से, एक सेविंग्स के किस तरह से आजकल एक स्पेंडिंग इकोनॉमी बन रही है। सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसे हवा में तो आती नहीं है, इसके लिए आपको पेपर पे बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब आपको समझ आएगी, फिर आपको लिखना पड़ता है, तब आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। उसके बाद सर एथिक्स पे आते हैं। हाँ, जो आपका फेवरेट भी है, आपने पढ़ाया भी है बहुत सारे बच्चों को। पढ़ाने को तो चलो मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे। अब जो एथिक्स, जो जैसे मुझे याद है आज भी, ये क्लास एक जब इंस्टीट्यूट में जब लेते थे आप, तो दरवाजे में बच्चे खड़े होते थे, अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी। तो मतलब इतना तगड़ा सिस्टम था। तो आप एथिक्स से तो आप तो अच्छे से बता सकते हैं, तो आपके खुद के भी मतलब टॉप स्कोर होते थे। एथिक्स में क्या है कि एथिक्स बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है। कमाल का सब्जेक्ट इसलिए कि जब हम भी जिस ज़माने में पढ़ाया करते थे उसमें क्या था कि जैसे ही हम पढ़ाते थे तो बच्चे यकीन नहीं करते थे कि एथिक्स इतना आसान है। इतना आसान है, बिल्कुल। लेकिन जिन जिन बच्चों ने, हमारे बच्चों ने पेपर दिया और निकाला भी, जो अब काफ़ी सारे सर्विसेज में भी हैं, अब जब वो बताते हैं, वो कहते हैं कि एथिक्स का इकलौता पेपर था जिसमें जो पढ़ा था वो याद था और लिख भी लिया और नंबर भी अच्छा है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एथिक्स का कोई जैसे हर कोई बोलेगा कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है। बड़े सारे आपको बच्चे बोलेंगे कि भाई लेक्सिकॉन की किताब पढ़ लो, बड़े सारे बच्चे बोलेंगे आप पढ़े, जो आपको पढ़ना है पढ़े। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जितना सिंपल पढ़ेंगे उतना बेहतर नंबर आएंगे। ऑनेस्टी क्या है? एक्ट ऑफ बीइंग ट्रूथफुल। आपके पास इंटीग्रिटी क्या है? अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट टूवर्ड्स योर ड्यूटी। आप ऑनेस्ट हैं, इंटीग्रिटी का मतलब आप ऑनेस्ट हैं, ऑल टाइम्स पे ऑनेस्ट हैं, ऑल टाइम्स। इसी में जो आपने सारे पेपरों में पढ़ा ना, GS1, GS2, GS3, उस सब को आपको लिखना है एथिक्स के पेपर में। सपोज़ मुझे ऑनेस्टी पे सवाल आ गया, ऑनेस्टी पे मैं बोलूँगा इकोनॉमिक ऑनेस्टी है, पॉलिटिकल ऑनेस्टी है, सोशल ऑनेस्टी है। आपकी ऑनेस्टी आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके पेरेंट्स को लेकर है, आपके काम को लेकर है। किसी फ़िलासफ़र ने इस पे क्या कहा है? जब आप उन फ़िलासफ़र्स वगैरह की बातें आप लिखोगे ना, एथिक्स में हमेशा याद रखना, यू हैव टू गिव डिफरेंट डायमेंशन। बच्चा खो जाता है लिखते लिखते। ऑनेस्टी के बारे में कहानी लिखे जा रहा है, उससे नहीं मिलेगा आपको मार्क्स। सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखो, उसके बाद डायमेंशंस लिखो, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, 7 से 8 डायमेंशन लिखो। और एथिक्स के सिलेबस में जो वर्ड्स मेंशन्ड है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, आपके पास मीन्स टू एन एंड, एंड इन इटसेल्फ वाली अलग थ्योरीज हैं। बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म है, इमैनुअल कांट है। इन सारे लोगों को आपको यूज़ करना अपने आंसर में। जैसे मैं आपको पूछ लूँगा सच्चाई क्या है, आप बोलोगे सर सच बोलना सच्चाई है, वही आपको लिखना है। लेकिन नंबर आपको कैसे मिलेंगे? जब आप इन लोगों को इस्तेमाल करोगे। एथिकल थ्योरीज दो चार हैं। मैं बोलूँगा महात्मा गांधी दुनिया के सबसे, मतलब हमारे लिए तो सबसे बड़े एथिकल आदमी हैं। क्यों? क्योंकि बड़े सारे लोग गांधी को हेट करते हैं, बट गांधी इज़ अलाइव। अगर आपको कोई हेट करता है मतलब आपका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। आपको कोई लाइक करता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बट अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, महात्मा गांधी इज़ योर हीरो। महात्मा गांधी आपके हीरो हैं। आप रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, आप इमैनुअल कांट को ले लीजिए, आप इन सब लोगों की लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, इनसे एग्जाम्पल लें। ठीक है। गांधी ने 7 सिंस के बारे में क्या बोलता है, गांधी ऑनेस्टी का क्या बोलता है,
गांधी बोलता है किसी पे हाथ मत उठाओ, सबसे बड़ा एथिकल आदमी है। गांधी बोलता है कि आपको भाई उसने बंदे ने वो हाथ में डंडा लेके आपको जो है घूम फिर के लोगों को मोटिवेट करके परसुएड करके पूरे मुल्क को आज़ाद करा दिया। आसान है क्या? 200 साल, मतलब इट्स नॉट इजी। आज हम लोग यूथ बात करता है, समझ ही नहीं पाता उस इंसान का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। उसको देख लें आप, एथिक्स में उसको यूज़ करें ना। वो आपको कंज्यूमर जब वो आपके पास आता है, उसकी जो आपको कंज्यूमर आपके लिए क्या है, ईश्वर है। वो आप उसको कैसे आपको सर्विस डिलीवरी करनी है। ठीक। फिर उसके बाद क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक। नोलन की है, जैसे फिर एथिक्स के बारे में पूछते हैं, आपको एथिक्स कहाँ से आ रहा है, ये सोर्सेज वगैरह हैं। तो इसमें जो बेसिक्स डेफिनेशन है हर चीज़ की आपको पता होनी चाहिए और एग्जांपल्स आपके पास होनी चाहिए। मतलब एथिक्स में अगर हर एक सवाल के जो टॉपिक मेंशन है ना, उसके ऊपर आपको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। डिफ़ाइन करने आने के बाद आपके पास बड़े रिसेंट एग्जांपल्स, मैं JKPSC वाले बच्चों के लिए बोलूँगा कि आप जम्मू स्पेसिफिक एग्जांपल दो, जम्मू स्पेसिफिक, ठीक। कश्मीर स्पेसिफिक एग्जांपल्स दो। ठीक है। मतलब कि आपके यहाँ चीड़ी में मेला होता है, आपके पास कहीं पे कुछ और फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आप उनकी एग्जांपल दीजिए। आपके यहाँ लोकल जो रूलर्स हैं उन्होंने क्या ऐसे एथिकल काम किए हैं, उसकी एग्जांपल दे दीजिए। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को एक पर्सनल टच आ जाता है। ठीक। कंट्रोवर्सी में मत जाएं, जो ऐसे यूनिवर्सल लोग हैं उनकी एग्जांपल्स के बारे में लिखें, बहुत मदद होगी आपकी। वो आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा बाकियों से। केस स्टडी वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 या 6 केस स्टडी 125 नंबर, 125 नंबर के लिए लगभग 125 नंबर। 125 नंबर हैं तो वो आपको किस तरह से सॉल्व करनी है, वो उसमें सब ने आपको सेम ही बताया। स्टेक होल्डर्स लिखने हैं आपको, उसमें सारे प्रोबेबल सोल्यूशन लिखने हैं, फिर एक मिडिल पाथ लिखना है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर इसमें भी आपको यू हैव टू यूज़ द डेफिनेशन और द टर्म्स जो आपने पूरे एथिक्स में पढ़ी हैं। जैसे वन हैज़ टू बी कैटेगरिकल इम्पेरेटिव, वन हैज़, आप बोलोगे इसमें बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म यूज़ हो रहा है, गांधी की ये वाली थ्योरी यूज़ हो रही है। आपको वो चीज़ें इसमें मेंशन करनी है, आउटराइटली नहीं, हिंट की तरह देना है जी, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि यू हैव रेड एथिक्स। एथिक्स इज़ पार्ट ऑफ योर सोल, वन हैज़ टू बी एथिकल एट ऑल टाइम्स। अगर आप एथिकल नहीं हो तो आप तो इंसान नहीं हो। बिल्कुल, बहुत। ठीक है ना, एथिकल हो तो आप इंसान हो। उसके बाद सब अब मूव करते हैं एस्से की तरफ। हाँ, एस्से में क्या आप सजेस्ट करोगे, एस्से को कैसे प्रिपेयर करना है उसकी थीम के लिए? ऐसे को मैं आज नहीं बताऊंगा, ऐसे को मैं बताऊंगा कभी और। ठीक। ऐसे इज़ अ वेरी डिफरेंट पार्ट। सब बोल के चल जाएंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, लेकिन ऐसे की पूरी 4-5 घंटे का एक लेक्चर होता है जहाँ मैं आपको बता पाऊंगा ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक। ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही बोलूँगा कि बच्चे कहेंगे ऐसे मिस हो गया, बोलूँगा फ्लो मेंटेन करके रखना, ठीक है। एक डायमेंशन को दूसरे से जोड़ लेना, और ये कोशिश करना कि ऐसे आपकी एक कहानी है। ठीक है। बहुत फ्लावरी लैंग्वेज नहीं चाहिए। अगर 2 या 3 मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये स्कूल के बच्चे हैं, उनको आपके ऐसे की समझ आ रही है तो आपका बेस्ट ऐसे। ठीक है। और ये कोशिश करें कि जहाँ से इंट्रोड्यूस करें वहीं ख़त्म कर दें, एक सर्कल में क्रिएट करें ऐसे। ठीक। ये फिर कभी बताऊंगा कि फ़िलोसफिकल ऐसे क्या होता है, फैक्चुअल ऐसे क्या है, कैसे? फ़िलोसफी क्या है, लिखते कैसे हैं, बट दैट विल टेक 2 और 3 आवर्स। वो सर आप कभी लाइव सेशन में बता देंगे ज़्यादा बेटर हाँ, रहेगा। लाइव सेशन में बताऊंगा, और कोई आप मुझे लाइव सेशन में एट ए टाइम आपसे कोई टॉपिक ले लूँगा और आपको वहीं लिख के बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है सर। आप दुनिया का कोई भी टॉपिक ले आए मुश्किल सा, हम आपको बताएंगे कि वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है। तो जब लाइव सेशन करेंगे उसमें आपको हर चीज़ बताएंगे। जहाँ तक रही आपके ऑप्शनल की बात, वो भी बताएंगे उसमें। ऑप्शनल का अभी अंथ्रो है जो उनको बता दो, मतलब उसको कुछ शॉर्टकट, जब तक वो मतलब जो कुछ चीज़ें एंथ्रो में, पढ़े वो बुक्स वो पढ़े लो। एंथ्रो में आप क्या कर लीजिए, एंथ्रो में तब तक सब बोलते हैं विवेक बास में, अगर आपके पास यही 3 मंथ है, या तो दूसरे टॉप पर क्या नाम था उनका, अपाला मिश्रा, नहीं वो जो रैंक 2 थे, अक्षित जैन, उनकी भी किताब ठीक है, लेकिन वो आपकी बेसिक किताब है, ये नहीं कि उससे आप पास हो जाओगे। हर एंथ्रो का बच्चा वही पढ़ रहा है। पहले एंथ्रो में 2 बच्चे होते थे, 2 के 2 सेलेक्ट होते थे, लोग बोलते थे 100% रिजल्ट है। अब 10 बच्चे हो गए हैं तो 2 सेलेक्ट हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं 20% रिजल्ट है। तो ऐसा नहीं, बच्चे बढ़ गए हैं तो कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ जाता है। मुख्तलिफ क्या करना है, एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस में कौन से पेपर पब्लिश हो रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी को आपको जीना पड़ता है। मेलानोस्की, ब्राउन, टाइलर, विद्यार्थी, मजुमदार,
ये सब लोगों ने क्या क्या किया है, एंथ्रोपोलॉजी कब शुरू हुई, कहाँ का क्या कल्चर है, आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। मैं पहले भी बोलता हूँ कि बच्चे थॉट पे इतना फोकस नहीं करते। किसी भी ऑप्शनल का कोर होता है, जैसे जीएस है ना, थोड़ा बहुत पढ़ के 250-250 वर्ड आप निकाल लोगे, लेकिन ऑप्शनल जो है वो आपको कोर पढ़ना पड़ता है, डीप डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। इट हैज़ टू बी योर लाइक मास्टरी इन ऑप्शनल। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको मास्टरी होनी चाहिए। जब आपके पास मास्टरी है तब भी आप वो चीज़ कर पाओगे, अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ आपको 20-25 मार्क्स लिखने हैं, पूरे पूरे सवाल लिखने हैं। लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ थॉट, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल हो, एंथ्रोपोलॉजी का हो, थॉट पे एक्सट्रीम फोकस कीजिए। हर एक टॉपिक में अपने थिंकर को यूज़ कीजिए, करंट की एग्जांपल यूज़ कीजिए, एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसिस पे जाएं, सोर्सेज जो हैं सो हैं। अगर अभी टाइम कम है 1-2 किताब पढ़ लीजिए, लेकिन करंट की एग्जांपल, करंट रेलिवेंस ऑफ एवरी टॉपिक। जैसे अगर वक्त है तो 5 मिनट और बताऊं, बता सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी में आपको एक क्या कर दिया आपने कि सवाल आ गया जो कि बड़ा ही सिंपल सा है। एंथ्रोपोलॉजी जब शुरू हुई तो स्टडी ऑफ ह्यूमन था, ट्राइब्स को स्टडी करते थे इंडिया में। तो जब वो ट्राइब अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है तो सोसाइटी चेंज हो रही है ना, एंथ्रोपोलॉजी को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। जो अभी मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं वो ओल्ड टाइम्स के हिसाब से बेस्ड है। एंथ्रोपोलॉजी अब नई बन गई है और वो बहुत आपको रिफ़ाइन करनी पड़ती है। आपको थिंकर की दी हुई डेफिनेशन देनी है, वो रटनी पड़ती है। आपको केस स्टडीज़ देनी पड़ती हैं। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंथ्रोपोलॉजी का करंट अफेयर आता है, आप देखो जगह जगह पे आजकल ह्यूमन बीइंग के कुछ फॉसिल्स मिल रहे हैं। भाई होमोसैपियन का ये है, भाई निएंडरथल का हमें ये मिला है। आपको ये बड़ा रिसेंट न्यूज़पेपर से निकाल के अपने पेपर में लिखना पड़ेगा, जो आपने शायद कभी ना सोचा हो। एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस में वो फलानी फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उन्होंने कोई मेडल दिया, आपको नहीं पता, उस साल उसी फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट पे सवाल आ गया। इरावती कार्वे आप सपोज कीजिए, सपोज एक एग्जांपल है, या किसी और मतलब फीमेल कोई हो तो उस पर आप कोई भी होगा। तो जब इन पे आपका सवाल आ गया, आपको पता लगा यार ये मैं कैसे गैस कर सकता हूँ, इतने थिंकर है, कैसे पढ़ लूँ। ऐसे पढ़ लो कि इन कॉन्फ्रेंसेस को लगातार फॉलो करो, इनमें कौन से पेपर पब्लिश हुए हैं, उसमें क्या नई चीज़ें हैं, क्या मिथ्स हैं, क्या नई चीज़ें डीमिस्टिफाई की हैं। जैसे हमने इसको पूरे को नाम दिया कि वी विल डीमिस्टिफाई एवरीथिंग, ताकि आपको भटकना ना पड़े। उसके बाद भी आपके कोई सवाल होंगे, हम लेंगे लाइव में, ठीक है ना। बच्चे पूछते हैं खासकर कोचिंग का रेलेवेंस कितना। मैं कहता हूँ कोचिंग को आप छोड़ें, आप मेंटोरशिप देखें। मेंटोरशिप, ठीक है। मेंटोरशिप क्या होता है, कोचिंग में आपको वहाँ पढ़ना है, जाना है, आपके पास इतने शायद पैसे नहीं हो, आपके पास 2 या 3 लाख रुपए, 4, आप बोलते हो दिल्ली जाना है या यहाँ रुकना है, दिल्ली में आपके कुछ नहीं 4-5 लाख रुपए लगना है। ऑब्वियसली अच्छी एजुकेशन मिलती है, कोचिंग आपको जो ज़्यादा समय लगना है कम में करवा देगी। बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैंने खुद भी पढ़ाया है तो मैं बता सकता हूँ कि उनमें से बहुत काबिल लोग भी हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोई पब्लिसिटी तो है नहीं, लेकिन काबिल लोग भी हैं। बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपके पास एक अच्छा गाइड है, एक अच्छा मेंटोर है जो आपको एक सिंप्लीफाई करके चीज़ें बता रहा है, तो आपको कोचिंग की नीड नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम उस टीचर ने नहीं निकालना है, एग्ज़ाम आपको अपनी मेहनत से निकालना है। अपनी मेहनत करें, एक कोई मेंटोर देख लें जो आपका सीनियर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई और हो सकता है, और जो जिसके तरीके सक्सेसफुल रहे हों। अगर नहीं भी रहे सक्सेसफुल तो वो आपको सिखा सकता है कि ये नहीं करना है। विजडम एक बड़ी चीज़ है, इन लोगों को फॉलो करें एंड देन उसके बाद क्या करें, मेंटोरशिप ले लें और अब लिखते रहें। ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली स्ट्रांग रहें, खुश होकर पढ़ाई करें। जिस दिन लग जाएगा ना कि अब मन नहीं कर रहा तो ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी बोलता हूँ, सिर्फ 2 या 3 अटैम्प्ट दें मैक्सिमम, अपनी जवानी बर्बाद नहीं करें। और भी चीज़ें हैं इस दुनिया में करने के लिए, आप लोग बहुत काबिल हो। यूथ अपने पूरा 20 से 30 वेस्ट कर देता है, और जब 30 के बाद भी नहीं हुआ, मतलब 30 में भी हो गया तो अच्छी बात है, मैं वो नहीं कह रहा कि आपकी मेहनत बहुत सराखों पर मेरे, लेकिन 2 या 3 अटैम्प्ट के बाद अपना साइड बाय साइड एक बैकअप भी देखें। पहले 2 अटैम्प्ट में बैकअप ना देखें, तीसरे अटैम्प्ट में बैकअप देखें कि भाई कुछ और कर लूँ, क्योंकि हर बंदा प्रिविलेज बैकग्राउंड से तो है नहीं। या तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आप उस पर शिफ्ट कर सकते हो तो आप दे सारे अटैम्प्ट। लेकिन अगर कोई बेचारा गरीब घर से आता है, दूर दराज पहाड़ों से आता है, तो उस केस में तो उसको बैकअप भी चाहिए। उसका बाप तो उसको डेली शाम को फ़ोन करके पूछता है कि
और कितना पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, बिल्कुल तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। जब डीमोटिवेट हो जाएगा तो बेचारा क्या करेगा। बिल्कुल सर। तो अपने पास अच्छे दोस्त बनाएं, जो आपकी मदद करता है उसको याद रखें, दूसरों की भी मदद करें, ढंग से पढ़ाई करें। यकीन माने अगर 1-2 साल आपने ढंग से पढ़ाई की, अगर आपकी किस्मत में है तो हो जाएगा। ठीक है सर। अब उसके बाद अगर इन पर्सन आपसे कोई मिलना चाहे कि कोई एक रोड मैप के लिए कियास के लिए, मिलने भाई सोहेल हैं तो इनके पास मेरा नंबर है ही। किसी भी छुट्टी वाले दिन अगर आप बोलेंगे जी, तो हम आपको मिल सकते हैं। एक जगह कहीं जो मिलना चाहता तो इकट्ठे एक जगह डिसाइड करके, है ना। हाँ, आप 10-15 मुझे जो भी बता दें, क्योंकि बेसिकली जब अगर हम किसी का टाइम बचा सकते हैं ना, हमारे लिए वो कि किसी इंसान की मदद हो जाए। मदद हो जाए, बिल्कुल। तो अगर किसी का भी वक्त बचता है तो हमारे लिए बड़ी वो खुशनसीबी वाली बात है। थैंक यू सर। जितनी हमसे मदद हो पाएगी हम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अभी फिर भी एक लाइव सेशन करेंगे, एक जो ब्रॉड ऐसे और खासकर ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए। ऑप्शनल पे भी करेंगे, ऐसे पे भी करेंगे, और भी अगर आपको कोई डाउट हो आप पूछें, बेझिझक पूछें। ठीक है। और 2-3 चीज़ें मैं फाइनलाइज आपको बोलना चाहूँगा। पहले तो ये है कि एग्ज़ाम को डोंट टेक इट ऑन योर हेड। एक चीज़ का हम कभी भी वो नहीं करते हैं, हम फेल हो जाते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें या आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि शायद आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी। मैं आपको बोलूँगा कि जो आपने किया है, यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ। आपने जब ये चीज़ पे मेहनत की है, अगर आपने कितनी ईमानदारी से की है। एक चीज़ होती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जब आप पढ़ रहे हो ना तब लिखना कि मैंने इतनी मेहनत की थी। जब आप फेल हो जाओ ना तब अपने उसी नोट को देखना कि जब मैंने इतनी मेहनत की थी, अगर मैं फेल हो गया हूँ तो मेरी मेहनत में कमी नहीं थी। तो खुद को कोसना मत, खुद पे प्राउड करना कि यू वर ट्राइंग योर बेस्ट। तो इफ़ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। थोड़ी बहुत जहाँ कमी रही है ना उस पर काम करेंगे। अगर आपको हल्का फुल्का ज़ख्म है तो बाजू नहीं काटनी है, उसी ज़ख्म को हल्का सा स्टिच करना है। जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है, आई एम टेलिंग कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ़ यू। आप हमारे ही मुल्क का फ्यूचर हो और आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। नए भी जो बच्चे आते हैं सर्विसेज में, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ़ यू। जो फेल होते हैं उनके लिए हम हैं प्राउड, जो पास हो रहे हैं उनके लिए तो हैं प्राउड, जो फेल होते हैं वी आर मोर प्राउड ऑफ़ यू। मैं बोलता हूँ द सोसाइटी शैल अप्रिशिएट फेलियर्स। आपने अच्छी मेहनत कीजिए। आई अप्रिशिएट एवरीबडी हु हैज़ ट्राइड। अच्छी मेहनत करते रहें, आप ज़रूर पास होंगे। आज नहीं तो कल। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ नहीं सर्विस में होता तो आई वुड हैव बीन इन सम इंडस्ट्री जहाँ मैं पढ़ा रहा होता। और यकीन करें, आपने अगर ईमानदारी से मेहनत की है तो ये इंडस्ट्री ही इतनी बड़ी है कि आपको ऑब्जॉर्व कर लेगी और आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा अर्न कर पाओगे। तो फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। दिन में बच्चे क्या करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, देन अपने आप को रिलैक्सिंग का टाइम नहीं देते हैं। जब आप रिलैक्स नहीं करोगे, आपकी बॉडी वो ऑब्जॉर्व नहीं करेगी। सपोज़ आपने 10 घंटे पढ़ लिया, 1 या 2 घंटे आप अपने फ़ोन से साइड हो जाएं, आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। आपका माइंड जितना शांत हो जाएगा, आपको 10-11 घंटे जो पढ़ा है वो आप अब्जॉर्ब कर पाओगे अपने ब्रेन में। अगर आप वो 1-2 घंटे भी सोचते रहोगे तो आपको भूलना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक माइंड ट्रिक्स होती हैं। आप 10 घंटे पढ़ें, गिव योर सेल्फ टाइम, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें एंड अब्जॉर्ब ऑल द थिंग्स। धीरे 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 एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न के बाद आप रिवाइज़ करना शुरू करें और मेहनत करते रहें। जब आपकी मेहनत बहुत बेहतरीन हो जाएगी तो आपको खुद में ही फील होना हो जाएगा। और मेंस की मेहनत के लिए खासकर लिखें। कभी भी आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कोई बात नहीं है। आप कल फिर उठेंगे, कल का दिन फिर से बेहतर होगा। किसी दिन नहीं भी पढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं, 4-5 घंटे निकल गए, इट्स ओके। यू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। आप उसको और बेहतरीन बना सकते हो अपनी मेहनत से। अच्छी मेहनत करें, खुश रहें, अपने माइंड का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, दोस्तों का रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।